हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट न्यू सेशन, एंड इस सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वेरी गुड इवनिंग अश्विनी, पिंकी, साइमा, सरिजिता, अनिंदिता, सीमा, वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आज का हमारा सेशन। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज लास्ट बैच गेट बायोटेक का। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए लास्ट बैच है ये, कि जो आप प्रिपरेशन कर सकते हो एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। एंड ये बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से 11 अक्टूबर से। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो स्टूडेंट गेट बायोटेक का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते, वो इस बैच को ज्वाइन कर ले, ताकि ये, क्योंकि ये लास्ट बैच है, इसके बाद कोई बैच स्टार्ट नहीं होने वाला। एंड इसीलिए आपको अगर करना है प्रिपरेशन तो आपको यही बैच में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक है, सवालों के बिना ये जिंदगी है डार्क का जो हमारा सेशंस चल रहे हैं, लाइव सेशंस, कि उसके लिए आप बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। एंड ये जो सेशन है इसमें हम यूनिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चंस मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं। ओके, so very good evening to all. Now let's discuss the today's questions. आज हम इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करें। एंड इम्यूनोलॉजी के कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपके सारे स्ट्रॉन्ग है, क्लियर हो चुके। तो देखते हैं आपको इम्यूनोलॉजी का ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड बार बार ये क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया है एग्जाम्स में। So match the cells with group 1 with their corresponding entries in the group 2। क्या आपको मैच द पेयर्स करना है। एंड मैच द पेयर्स में अभी देखिए यहां पे मैच द पेयर्स में आपको क्या बताया है कि डिफरेंट सेल्स दिए हुए। नाउ सेल्स एंड सेल्स के फंक्शंस ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किए हुए क्लास में। देखते हैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व होता है नहीं। तो जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। यस, जैसे फर्स्ट मास्ट सेल बताया, एंड मास्ट सेल, ये सेल मेजर रोल प्ले करती है इन द विच फेनोमेनॉन, कि मास्ट सेल्स कहां पे मेजर रोल प्ले करती है। यस, एज वेल एज नेचुरल किलर सेल। तो मास्ट सेल्स इट प्ले मेजर रोल इन द एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, करेक्ट, एंड प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन प्रोडक्शन में ये मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि मास्ट सेल्स बेसोफिल्स, इनके ऊपर एक एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। वो कौन से एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स के ऊपर। यस, तो ऋषभ बोल रहा है डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, वेरी गुड ऋषभ। देन नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, तो मास्ट सेल्स का कौन सा पेयर करेक्ट होना चाहिए आपके हिसाब से। तो ऋषभ डी बोल रहा है, पूजा डी बोल रही है, पूर्णिमा ये भी डी बोल रही है। ओके, तो मनप्रीत डी बोल रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस मास्ट सेल्स, दे प्ले मेजर रोल अगेंस्ट द, yes, as well as natural killer cells, natural killer cells, NK cells क्या होना चाहिए। तो आनंदिता ये भी डी बोल रही है। देन न्यूट्रोफिल्स, by the way, neutrophils they play major role in the
फैगोसाइटोसिस कि ये फैगोसाइटोसिस में काम करते, करेक्ट। तो एंड डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स इनके मेजर प्रॉपर्टीज पूछे तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है डेंड्रिटिक सेल्स जो है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है एंड इसमें लॉन्ग डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते। तो S6 हम ले सकते हैं, तो S6 मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, A एंड C ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, नाउ फिफ्थ ऑप्शन तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो फिफ्थ क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन बी सेल करती है तो बी सेल्स का नहीं है। एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट पाथवे, तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे का एक्टिवेशन जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे का एक्टिवेशन, सो हियर मास्ट सेल्स दे प्ले मेजर रोल अगेंस्ट द हेलमिंथ इन्फेक्शन, तो P4 होना चाहिए, तो P4 ए के ऑप्शन में दिया हुआ है, सो करेक्ट क्योंकि यहाँ पे P3 दिया है एंड डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेचुरल किलर सेल्स CD56 एक्सप्रेस करते हैं, सो दैट इज करेक्ट कि ये एलर्जिक रिएक्शन एज वेल एज जो मास्ट सेल्स होते हैं वो हेलमिंथ इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते। देन नेचुरल किलर सेल्स CD56 एक्सप्रेस करते तो वो ADCC का काम करते। तो यहाँ पे ये जो नेचुरल किलर सेल्स है ये ADCC का काम करते हैं, तो इसलिए Q2 होना चाहिए। तो देखो Q2, तो Q2 ए के ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो आप सबने गलत ऑप्शन दिया था, वेरी गुड। तो गायत्री बी ऑप्शन बोल रहे हैं, सो वेरी गुड। बाकी सब लोगों ने डी ऑप्शन बोला था। देन न्यूट्रोफिल्स, अभी न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, तो न्यूट्रोफिल्स कंटेन एजोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स कि उसमें एजोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते। एंड डेंड्रिटिक सेल्स दे प्ले मेजर रोल इन द लॉन्ग, के इनमें लॉन्ग प्रोजेक्शंस होते हैं एंड ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करके काम करते हैं। तो देखो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे नहीं तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। तो कविता बी ऑप्शन बोल रही है, तो बाकी सब लोग जिन्होंने डी ऑप्शन बोला है पहले क्वेश्चन को तो देखो, जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे तब तक आप आंसर कैसे कर रहे हो, ओके। एंड सेकेंड चीज, इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे बनाया गया है, क्योंकि इस पार्ट में उन्होंने 4 ही ऑप्शन दिए PQRS, ओके। एंड यहाँ पे आपको 6 तक ऑप्शंस दिए हुए, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्टी में चला गया है। क्योंकि अगर 4 अगर पेयर होंगे दोनों भी साइड में 4 होंगे तो ये बहुत सिंपल होता है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहां पे आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता। बट अगर एक साइड में 4 है एक साइड में 6 है तो ये 6 के 6 आपको पता होने चाहिए। तो आपको पहले क्या करना चाहिए कि आपको इसमें से जो हो नहीं सकते उसको इलिमिनेट कर दो, जो हो नहीं सकते। जैसे कॉम्प्लीमेंट पाथवे, यहाँ पे कोई सेल नहीं है कि जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करती है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है, 5 ऑप्शन गलत है। एंड इसीलिए यहाँ पे जब तक आप ऑप्शन को चेंज मतलब इलिमिनेट नहीं करोगे, सपोज ये ऑप्शन चला गया एंड ये ऑप्शन चला गया, तो आपके पास अभी बचे 4 एंड 4 पेयर्स। तो 4 अगर दोनों भी साइड में होते तो ही आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो देखो ऑप्शन जो होते हैं सारे कंफ्यूजिंग होते हैं। आप क्या करते हो, आपको एक सही लगता है तो आप उस ऑप्शन को चॉइस कर लेते हो, आप बाकी के 3 ऑप्शन नहीं देखते हो। एंड मैच द पेयर्स बहुत सिंपल क्वेश्चन होते अगर आप मान लो तो, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो सिली मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो फुल वेटेज के क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से होते हैं, इसमें आपको फुल मार्क्स ही मिलते हैं, ओके। ये स्कोरिंग टॉपिक है। देन देखिए मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि गेट बायोटेक का बैच, लास्ट बैच स्टार्ट होने वाला है मंडे से। अगर आपको गेट बायोटेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन करना है तो एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ इस बैच में आप ज्वाइन करने के बाद गेट बायोटेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। सो आज ही एनरोल कर दो, जो भी स्टूडेंट को गेट बायोटेक्नोलॉजी में अच्छा स्कोर लाना है या अच्छी रैंक लानी है गेट बायोटेक्नोलॉजी में, तो आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो।
तो ये लास्ट बैच है 11 अक्टूबर 2021 से, एंड जो फीस है उसका मिनिमम फीस रखा है 12,499 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं अभी ये क्वेश्चन तो आता है या नहीं आता आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दे दिया। यस, नाउ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, जल्दी से जल्दी बताओ। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर जनरली रेजिस्टेंस टू कॉम्प्लीमेंट मेडिटेड लाइसिस बिकॉज, अभी यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको पूछा है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एनालिसिस करते समय आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड, रेजिस्टेंस बोला है, तो रेजिस्टेंस है या ससेप्टिबल है ये भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बोला है, एंड किसमें रेजिस्टेंस बोला है, तो कॉम्प्लीमेंट मेडिटेड लाइसिस, तो कॉम्प्लीमेंट मेडिटेड लाइसिस बोला है। तो ये तीन चीजें कि जो आपको एनालाइज करनी थी क्वेश्चन में। ओके, तो जल्दी से जल्दी आंसर दो। यस, तो आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्राम पॉजिटिव के लिए करेक्ट लगता है? नाउ ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये हम किस बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं दो बैक्टीरिया के ग्रुप को? तो जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो कौन से बेसिस के ऊपर हुआ है? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सो क्लासिफिकेशन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रॉपर्टीज, करेक्ट। तो ये सेल वॉल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन हुआ है। एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे ठीक पेप्टिडोग्लाइकन होता है, करेक्ट। तो थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है, तो यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट CVI कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन होता है एंड थीन पेप्टिडोग्लाइकन होता है, एंड थीन पेप्टिडोग्लाइकन होता है। तो करेक्ट सरजीत, ये सेल वॉल के बेस्ड है। वेरी गुड अनिंदिता, पूजा, रमेश, पूर्णिमा। सो ये जो दो ग्रुप्स किए गए ग्राम स्टेनिंग के बेस के ऊपर, क्रिश्चियन ग्राम जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस स्टेनिंग प्रिंसिपल को दिया था, जिसमें हम दो ग्रुप के बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। नाउ जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, अभी आप हमें यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बोला है, तो यहाँ पे थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ये पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, एंड ये थिक होती है। एंड इसलिए होता क्या है कि थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रिवेंट्स इंसर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, करेक्ट है। अगर बैक्टीरिया में नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट मेडिटेड लाइसिस में क्या होता है, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, तो कॉम्प्लीमेंट मेडिटेड लाइसिस में यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट किया जाता है। ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होते हैं बाय C5b6,7,8,9 कॉम्प्लेक्स से। तो जब C5b6,7,8,9 कॉम्प्लेक्स बनता है तब मैक का एक्टिवेशन होता है। मैक मींस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, एंड ये जो मैक है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये जैसे ही एक्टिवेट होता है, तो देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ द मैक। मैक एक्टिवेट होगा, एंड मैक एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, मैक ये पोर्स फॉर्मेशन करता है, मेम्ब्रेन में पोर फॉर्मेशन होते हैं। एंड जैसे पोर फॉर्मेशन होते हैं, तो पोर फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे ऑस्मोटिक लाइसिस, क्योंकि वाटर इनसाइड जाएगा, एंड ड्यू टू द वाटर जैसे वो इनसाइड जाता है तो ऑस्मोटिक लाइसिस होती है। बैक्टीरिया की क्या होती है, लाइसिस की जाती है, ऑस्मोटिक लाइसिस। ये कॉम्प्लीमेंट मेडिटेड लाइसिस होती है, जिसमें मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स काम करता है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये करेक्ट है कि ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है दैट प्रिवेंट इंसर्शन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इनटू द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं फिट होता है, तो ये करेक्ट है। सेकेंड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंपोर्ट द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एंड इनएक्टिवेट इट। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंपोर्ट नहीं कर सकते मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को, इसलिए वो स्टेटमेंट ही गलत है।
Then membrane attack complex is degraded by the protease produced by gram positive bacteria. gram positive bacteria ऐसा कोई protease जनरेट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता जो मैक को डिग्रेड कर दे. ओके, देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैन नॉट एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट पाथवे. अभी ये तो गलती है क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर नहीं है, ये तो होस्ट इम्यून सिस्टम का पार्ट है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करना. तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी एंटर हो तो भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटर हो तो भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा. एंड इसीलिए यहाँ पे होता क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन, तो आप सब लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन बोला, सो वेरी गुड. ग्राम स्टेनिंग के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, आइदर वो स्टेन के बारे में पूछते हैं, आइदर वो प्रिंसिपल के बारे में पूछते हैं. तो ग्राम पॉजिटिव वेक्टर में इतना याद रखना, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, इसीलिए इट प्रिवेंट इंसर्शन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इनटू द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इंसर्ट नहीं हो पाता. देन नेक्स्ट, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको सोच समझ के आंसर देना. ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया वो समझ में आया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का? क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहे हैं? यस. अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. उत्कर्षा बोल रही है फर्स्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहे हैं? ओके, वेरी गुड मनप्रीत. क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, एंड हमारा कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए. अगर कंसेप्ट अच्छा हो, कंसेप्ट को अगर आप अप्लाई कर पाते हो तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट, एंड कंसेप्ट ये बेस्ड होता है आपके जो आपने रीडिंग किया है बुक से, एज वेल एज जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस एक्सप्लेनेशन बोथ आर नेसेसरी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट अगर बनाने हैं तो आपको बुक को भी पढ़ना है, रीडिंग भी करना है, नोटबुक्स को भी यूज करना है, प्लस आपको क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है. ओके, एंड आई होप कि आप सब लोग की सारे अच्छे से प्रिपरेशन करते समय क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे. अगर आप में से कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो प्लीज आप बुक्स लीजिए एंड बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो. ओके, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जमाना है. आपको अगर प्रूव करना है खुद को कि आपको सब आता है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करनी पड़ेगी. ओके, तो अभय बोल रहा है ए ऑप्शन, सीमा ओके, रमेश बोल रहा है डी ऑप्शन, ऐश्वर्या बोल रही है ए ऑप्शन, पूजा बी ऑप्शन बोल रही है, गायत्री बी ऑप्शन बोल रही है, पूर्णिमा बी ऑप्शन बोल रही है, सीमा बी ऑप्शन बोल रही है. तो हो गए सबका, सबने कमेंट किया. अश्विनी बोल रही है ऑप्शन बी. तो देखते हैं ऑप्शन बी है ए. पहले मुझे ये बताओ, नियोनेटल मीन्स व्हाट? नियोनेटल थाइमेक्टोमाइज माउस मीन्स व्हाट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नियोनेटल थाइमेक्टोमाइज माइस? देखते हैं आपको पता है या नहीं. अगर आपको ये पता है तो आपको आंसर आता है, मतलब आपको कंसेप्ट पता है. नियोनेटल थाइमेक्टोमाइज माइस मतलब सपोज ये मेरा प्यारा माइस है. ओके, तो इस तरह से ये मेरा प्यारा माइस, एंड ये उसका टेल है. ओके, तो ये मेरा प्यारा माइस है. एंड neonatally thymectomized mice means what? Yes, immunize with a protein antigen. So thymus is removed in the embryo. Okay, Sarijit doesn't have the T cells, so it is secondary response नहीं होता. Okay, रमेश. देखते हैं, neonatally thymectomized mouse means what? No thymus. सीमा बोल रही है no thymus. ओके, तो न्यूनेटली मतलब जो न्यूबॉर्न माइस होते हैं उनमें थाइमस को रिमूव किया जाता है. तो थाइमस रिमूव्ड.
जो न्यू बॉर्न माइस है उसमें से अगर हम थाइमस रिमूव कर दे, फर्स्ट डे को अगर थाइमस को रिमूव किया, उसमें थाइमस नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं नियोनेटली थाइमेक्टोमाइज। मतलब न्यू बॉर्न माउस है बट उसका थाइमस हमने रिमूव किया। ओके, नाउ सबसे मेजर, अगर थाइमस रिमूव करेंगे तो कौन से सेल्स का अफेक्ट होगा? थाइमस रिमूव किया तो क्या प्रॉब्लम होगा? यस, ठीक है, हमने थाइमस रिमूव किया, तो थाइमस रिमूव करने के बाद प्रॉब्लम क्या होगा? थाइमस अगर रिमूव किया तो इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या अफेक्ट होगा? स्पेसिफिकली मैं बताता हूं ताकि हम डायरेक्ट आंसर के ऊपर ही जाते। ठीक है, थाइमस रिमूव किया तो क्या प्रॉब्लम हुआ? यस, हाँ शोभा, वेरी गुड। न्यू बॉर्न माइस है, नियोनेटली थाइमेक्टोमाइज माइस मींस न्यू बॉर्न माइस होता है। तो थाइमस रिमूव करने के बाद क्या प्रॉब्लम होता है? यस, T cell maturation will be affected. Correct, Sarijita? Both B cells maturation and T cell development. तो सौमिक रॉय बोल रहा है बी सेल मैचुरेशन एंड टी सेल मैचुरेशन अफेक्ट होता है। अश्विनी बोल रही है टी सेल मैचुरेशन नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। ऋषभ बोल रहा है लिम्फोसाइट नॉट प्रोड्यूस। ओके, अच्छा, गायत्री बोल रही है टी सेल्स विल नॉट मैच्योर। ओके, तो ऐश्वर्या बोल रही है टी सेल्स नॉट मैच्योर। अब अभय कुमार बोल रहा है टी सेल्स नॉट फॉर्म। देखो थाइमस क्या करता है, तो जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि जो टी सेल्स का मैच्योरेशन है ये नहीं होगा, उनका करेक्ट है, नो टी सेल मैच्योरेशन, क्योंकि थाइमस टी सेल मैच्योरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है एंड अगर आप उसको रिमूव करोगे तो टी सेल्स ये मैच्योर नहीं हो पाएंगे, टी सेल्स के मेडिटेड इम्यूनिटी अफेक्ट होगी। ओके, तो हाँ सौमिक, ये एक हमेशा याद रखना कि स्पेसिफिक क्या होगा वो पता होना चाहिए। अगर आप मतलब ब्रॉड टर्म में बोलोगे तो आप फंसोगे, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप क्वेश्चन में गलती कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली अगर मैंने बोला थाइमस रिमूव किया तो क्या होगा, तो टी सेल मैच्योर नहीं होंगे, दैट इज स्पेसिफिक रीजन। ओके, अगर मैंने ये बोला कि सपोज कि MHC1 डेफिशिएंट है, MHC1 डेफिशिएंसी है, तो स्पेसिफिक है कि MHC1 मेडिटेड एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं होगा। मतलब क्या, जितना आप स्पेसिफिक रहोगे, क्वेश्चंस को स्टिक रहोगे, स्पेसिफिक रहना मतलब क्वेश्चन को स्टिक रहना, एंड क्वेश्चन को स्टिक रहोगे तो आप गलती कभी नहीं करोगे। क्या होता है, स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन इस तरह से होता है एंड क्वेश्चन इतना ही होता है, क्वेश्चन इतना ही होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट की पहली गलती मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन को पढ़ के उसको इतना ब्रॉड बना लेते कि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर एंड उसको बहुत बड़ा बनाते, एंड इसके वजह से क्या होता है, उनको फिर कंफ्यूज होते, कंफ्यूजन होना एंड क्वेश्चन गलत होना, ये गलतियां इसके वजह से होती है क्योंकि आप अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करते हो। इसे बोलते हैं, ये ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग मतलब कि आप जोड़ रहे हो उस क्वेश्चन को बाकी पॉइंट्स के साथ जोड़ने स्टार्ट कर देते हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। क्योंकि ये बढ़ क्यों रहा है, आप इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने जो स्टडी किया होता है वो सारा स्टडी किया होता है, आपको तो सारी इम्यूनोलॉजी पता है, आपको फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ इननेट इम्यून सिस्टम टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मतलब फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट पूरी इम्यूनोलॉजी आती है। तो आप क्या करते हो, एक ही क्वेश्चन के ऊपर पूरी इम्यूनोलॉजी लगा देते हो, एंड ये गलती है सबसे बड़ी कि एक क्वेश्चन के ऊपर पूरी नॉलेज नहीं लगानी है एंड उतना सोचना भी नहीं है। आपका इंपॉर्टेंट रोल क्या होना चाहिए कि आपको ओनली क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही देखना है, मतलब जितना क्वेश्चन है उतना ही सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग करोगे तो फंसोगे, आपका क्वेश्चन गलत होगा। एंड मैं अभी भी जानता हूं जितने भी ये टॉपिक, मतलब जितने भी अभी स्टूडेंट है कि जो इस क्लास को देख रहे हैं, उन सबको ये प्रॉब्लम आता होगा। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप क्वेश्चंस को ओवर थिंकिंग करते हो क्या? यस। तो थाइमस रिमूव किया
तो थाइमस रिमूव करने के बाद क्या होगा, टी सेल्स का मैच्योरेशन नहीं होगा। एंड टी सेल मैच्योरेशन नहीं होगा मतलब क्या, कि यहां पे टी सेल मैच्योरेशन नहीं होगा मतलब, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जितना क्वेश्चन है उतना ही सोचना है, जितना क्वेश्चन बोलता है बस उतना ही सोचना है। दिस इज द राइट वे कि क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही सोचो, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही समझो। मतलब नियोनेटल थाइमेक्टोमाइज माउस पोला है इम्यूनाइज विद द प्रोटीन एंटीजन, कि थाइमस रिमूव किया, थाइमस रिमूव करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, थाइमस रिमूव करने के बाद क्या होता है, ये टी सेल मैच्योरेशन नहीं होता है। एंड टी सेल मैच्योरेशन नहीं हुआ तो कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है, अभी मुझे स्पेसिफिकली बताओ। अगर टी सेल मैच्योरेशन नहीं हुआ तो आपने बोला टी सेल मैच्योरेशन नहीं होगा, कौन से टाइप की इम्यूनिटी अफेक्ट होगी। देखते हैं आपका इम्यूनोलॉजी का नॉलेज कितना अच्छा है। यस करेक्ट गायत्री, चित्रा, मनप्रीत, ऐश्वर्या, वेरी गुड। कि मुझे पता है कि सभी मतलब सभी के ऐसा होता ही है हमेशा कि हम ओवर थिंकिंग करते, हम एक ही क्वेश्चन को पूरा नॉलेज लगा देते हैं अपना, एंड अपना टाइम भी वेस्ट होता है। सो टी सेल मैच्योरेशन नहीं हुआ तो कौन से टाइप की इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, आप मुझे बताओ क्या होगा। यस सेल मेडिटेड, ऐश्वर्या बोल रही है सेकेंडरी, रमेश बोल रहा है एडाप्टिव, चित्रा बोल रही है इननेट, गायत्री बोल रही है एडाप्टिव, कविता बोल रही है एडाप्टिव, सारे एडाप्टिव बोल रहे हैं, रश्मि बोल रही है सेल मेडिटेड इम्यूनिटी। तो देखो जो भी एडाप्टिव रिस्पॉन्स बोल रहे हैं उनका इम्यूनोलॉजी अभी भी वीक है, क्योंकि टी सेल्स नहीं रहेंगे तो सेल मेडिटेड इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। ओके, एंड सेल मेडिटेड इम्यूनिटी अगर अफेक्ट होगी तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड टी हेल्पर सेल मेडिटेड इम्यूनिटी जो है वो अफेक्ट हुई तो भी यहां पे क्या होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स तो मिलेगा। मतलब यहां पे जैसे वो बोल रहे हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, नो दोनों भी अफेक्ट नहीं होंगे, ओनली प्राइमरी रिस्पॉन्स टू बी टू द एंटीजन, कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है एंटीजन के लिए आएगा ही आएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आएगा। ओके, तो टी सेल्स नहीं होंगे तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो ही आता है, ओनली सेल मेडिटेड इम्यूनिटी अफेक्ट होती है, सेल मेडिटेड इम्यून रिस्पॉन्स अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिव का ऑप्शन गलत ही है, नो रिस्पॉन्स टू द एंटीजन ये भी गलत है, रिस्पॉन्स तो होगा बट ओनली प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। ओके, तो ओनली प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आंसर है सेकेंड ऑप्शन। एक मिनट, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, दिस इज द सेल मेडिटेड इम्यूनिटी जो है अफेक्ट होगी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। अभी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, आप मुझे बताइए
कि यहां पे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में अभी आ रहा है ठीक से? यस। ओके, बफरिंग आ रहा है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो अफेक्ट होगा। अभी आ रहा है ठीक से? यस। अभी आ रहा है ठीक से? अभी ठीक से आ रहा है क्या? यस। मिनट। तो अभी आ रहा है? यस। नाउ क्लियर? यस। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, थाइमस अगर नहीं होगा तो थाइमस थाइमस अगर प्रेजेंट नहीं है तो टी सेल्स का मैच्योरेशन नहीं होता है। टी सेल्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को अफेक्ट होता है। ओके, ये याद रखना। तो अभी कौन से माइस में नहीं होता है थाइमस? कौन से माइस में थाइमस नहीं होता है? तो कौन सी कंडीशन में आपको थाइमस नहीं होता है? यस। कौन से कंडीशन में? जैसे आप मुझे बताओ, कौन से कंडीशन में थाइमस नहीं होता है? तो एक तो होता है डी जॉन सिंड्रोम, करेक्ट। तो डी जॉर्ज सिंड्रोम में यहां पे थाइमस का डेवलपमेंट नहीं होता है। एज वेल एज न्यूड माइस